हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11th सेट्स के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखा था मिसलिनियस का, जो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रूफ का ये क्वेश्चन है। बच्चों को काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होती है, आपको बहुत पेशेंस से समझना है क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। सबसे पहले इसमें अगर पावर सेट ऑफ बताऊं पावर सेट का मतलब क्या होता है, तो पावर सेट का डेफिनेशन ही था कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक सेट लिखा ए, उसमें एलिमेंट अगर 1 2 है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, इस 1 2 के इस ए सेट के जितने सबसेट्स होंगे, देखिए ए के सबसेट्स कितने होंगे, एक 5 होगा, फिर एक क्या होगा 1 होगा, फिर एक क्या होगा 2 होगा, और एक क्या होगा 1 2। ये सारे क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। नॉट प्रॉपर सबसेट, सबसेट ध्यान दीजिए। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस है, प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। अब इसमें अगर इन सारे सबसेट्स का मैं एक सेट बना दूँ, इन सारे सबसेट्स का अगर एक सेट बना दो, तो क्या होगा, वो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या दिया है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो मुझे प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। तो इसमें आपको पता है किसी भी दो सेट को अगर इक्वलिटी प्रूफ करनी होती है, तो आपको दो चीज़ प्रूफ करना आता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और दूसरी चीज़ बी के सारे एलिमेंट ए में है। अगर इसमें मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, एंड दूसरी चीज़ क्या प्रूफ कर दूँ कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में मतलब ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी के सारे एलिमेंट ए में मतलब बी सबसेट ऑफ ए। ये दोनों चीज़ अगर मैंने प्रूफ कर दिया, तो मैं प्रूफ कर दूंगा ए इज इक्वल टू बी। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो मुझे ये तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मेन जो आपका है, चलिए उस पर आते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ए सबसेट ऑफ बी? मतलब मुझे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कोई एलिमेंट ए में है, वही एलिमेंट बी में है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक, तो मैं बोलूँगा लेट कोई एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है ना, कोई एक एलिमेंट एक्स वो बिलोंग करता है ए में। बहुत आराम से समझना स्टूडेंट इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार एग्जाम में बच्चों के आता हुआ है। मैं जितना मैं देखता हूँ बच्चों को, पेपर्स को रीड करता हूँ, एग्जाम टीचर्स का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कोई एक एलिमेंट एक्स है वो ए में है। देखिए एक्स है वो ए में है, फॉर एग्जाम्पल वन, मैं साथ में एग्जाम्पल को समझाते चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मैंने बोला क्या 1 बिलोंग्स टू ए, ये और ये देखिए स्टेटमेंट सेम है। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है 1, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो देखो 2 बिलोंग करता ए। आप कुछ भी लिखो, चाहे 1 बिलोंग्स टू लिखो, चाहे 2 बिलोंग्स टू लिखो, कोई एक लिखो। ठीक है, एक्स सबको दिखाता है, 1 को भी दिखाता है, 2 को भी दिखाता है। समझ रहा है, मैं एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते चल रहा हूँ, क्योंकि समझ नहीं आता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। समझ आ गया तो आप प्रूफ कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर मैंने स्टूडेंट्स बोला है 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये बोलना मेरा सही है 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए? आप समझिएगा, अगर मैंने बोल दिया 1 बिलोंग्स टू ए, क्या मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ? आप समझो, अगर 1 जो एलिमेंट है वो ए में है, तो क्या वो 1 एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में है? देखिए 1 पावर सेट ऑफ ए में नहीं है कहीं। क्या ऐसा कहीं लिखा है क्या इसके बगल में, ऐसा लिखा हुआ है क्या, केवल 1 लिखा हुआ है क्या इसमें? नहीं, देखिए 1 का सेट बना के लिखा हुआ है। मेरी बात समझिएगा, 1 का क्या बना के लिखा हुआ है, सेट लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आई ना? तो स्टूडेंट्स, अगर इस पूरे सेट को मैं कोई कैपिटल एक्स सेट बोल दूँ, क्या बोल दूँ, कैपिटल एक्स बोल दूँ, ठीक, उस कैपिटल एक्स के अंदर क्या है 1, मतलब मैं बोलूँगा कैपिटल एक्स के अंदर क्या बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स जो सेट है वो उसके अंदर क्या है, स्मॉल एक्स है। कैपिटल एक्स के अंदर क्या है, स्मॉल एक्स है। ठीक, तो 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए नहीं होगा। अगर मैंने 1 का सेट ले लिया, अगर मैंने 1 का ऐसे सेट ले लिया, देखिए 1 का मैंने क्या ले लिया, सेट, वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है स्टूडेंट्स? 1 इस पावर सेट ऑफ ए में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि पावर सेट में आपको याद रखना है, पावर सेट में हमेशा क्या होते हैं, सबसेट्स। सेट ही एक पावर सेट होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स एक पावर सेट। ठीक है, तो 1 एक खुद एलिमेंट है। देखिए 1 एक एलिमेंट है, इस 1 को जब तक मैं एक सेट नहीं बनाऊंगा तब तक ये पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई ना? तो जो 1 को स्टूडेंट्स, देखिए 1 को मैंने एक सेट बनाया ना, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का कोई दूसरा तरीका हो, तो मैं इसको तो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैंने इसको एक कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो वही चीज़ मैं अब यहाँ जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। पहले मैंने क्या लिखा, देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, फिर मैंने क्या लिखा कि जो 1 का एक सेट ले लूँ, मतलब इस x का एक सेट अगर बना लूँ, इस x का एक सेट बना लूँ, ठीक, इस x के सेट को सुन कैपिटल x बोला हूँ, क्या बोला हूँ, कैपिटल x। तो मैं बोल सकता हूँ कैपिटल x जो होगा वो पक्का बिलोंग करेगा किसमें, पावर सेट ऑफ ए में। मेरी बात समझ आ रही है ना? आप ऐसे समझो, दोबारा समझो, अगर 1 ए में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, 1 ए में बिलोंग करता है, तो अगर मैं 1 का सेट ले लूँगा,
देखिए मैंने 1 का सेट बना दिया, तो वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। आप देख के समझ सकते हो, अगर 2 बिलोंग करता है ए में, सॉरी 1 बिलोंग करता है ए में, तो 1 का देखिए यहाँ सेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 लिया, 2 बिलोंग करता है ए में, तो 2 का देखिए सेट। अगर आपने बोला 1 2 बिलोंग करता है ए में, तो देखिए 1 2 का क्या सेट, किस में बिलोंग करा, पावर सेट। देखिए ये 1 2 का क्या बना हुआ है, सेट, ये 2 का क्या बना हुआ है, सेट। बहुत ही आराम समझना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 1 को मैंने एक सेट जो बनाया ना, मैंने उसको एक कैपिटल एक्स सपोज कर लिया, एक वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे बना के भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। लेकिन ये क्यों नहीं सही होगा, बिकॉज हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी है, इसलिए आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, आप इसको एक कैपिटल एक्स सेट मान लेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है और समझना थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बस डिफिकल्ट है। आपके एक बार दिमाग में स्ट्राइक किया ना, तो आपको फिर बस सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई ना, ठीक। चलिए, तो मैंने बोला जो x था, x क्या है, स्मॉल x का स्मॉल x जो एलिमेंट है उसका एक मैंने सेट बना दिया, मैंने उसको कैपिटल x बोल दिया, ठीक है, वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। अब वो पता है पहले से स्टूडेंट एक बात, कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी आपस में क्या है, इक्वल है। पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ जो कैपिटल एक्स होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में भी। ये थोड़ा सा ये देखिए, एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको बस ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है और फिर ये लिखना है, ठीक। आपने बोला x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, देखिए सुन कैपिटल x है ये, ठीक है ना, तो वही कैपिटल x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b में। ये कहाँ से लिख रहा आपने, बिकॉज आपको दिया हुआ था पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट, पावर सेट ऑफ b, ये आपको पहले से पता था। मेरी बात समझ आ गई। अब देखिए बच्चों, मैं रिफ्लेक्शन लेना है मुझे यहाँ पे, जो अगर एलिमेंट a में था तो उस एलिमेंट का जो सेट था वो पावर सेट ऑफ a में आ गया। अगर ये पावर सेट ऑफ b में आएगा तो स्मॉल जो x होगा वो पक्का b में होगा। देखिए जैसे मैंने इसको ऊपर से नीचे लिखा, इसी तरह आप इसको अपोजिट, जैसे ये अगर आपको दिया हो तो आप ये लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ये दिया हो तो आप ये लिख लोगे। अगर कोई एक सेट है, एक सेट x है, वो पावर सेट ऑफ b में, अब ऐसे समझो ये b है, मान लो ये पावर सेट ऑफ b है, ये क्या है आपका पावर सेट ऑफ b, क्योंकि आपको बोल रखा है पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b। मेरी बात समझ आ रही है ना, तो ये पावर सेट ऑफ b है। और सुन, अगर ये पावर सेट ऑफ b है तो देखिए जो ये सेट है ना, ये इसको मैंने क्या बोला था, कैपिटल x, वो तो पावर सेट ऑफ a में है ना, तो पक्का पावर सेट ऑफ b में भी है, तो वही मैंने लिखा x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब अगर ये पावर सेट ऑफ b में है, अगर ये पावर सेट ऑफ b में है और इसका मैं सेट हटा दूँ, इसका सेट हटा दूँ तो क्या बचेगा 1, तो पक्का b में होगा। मेरी बात समझ आ रही है, पक्का किस में होगा, b में होगा। तो मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू b, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, जल्दी से बताओ। जो एलिमेंट a में था वही एलिमेंट किस में है, b में है, तो a के सारे एलिमेंट किस में है, b में है, तो a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b। मैंने एक चीज़ प्रूव कर दिया, देखिए a इज सबसेट ऑफ b। चलिए अब आपको प्रूव करना है b सबसेट, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, कोई नहीं, यही प्रोसेस आपको दोबारा समझाना है। मैं बोलूँगा लेट, एक दूसरा एलिमेंट है y, एक दूसरा एलिमेंट है y, वो बिलोंग करता है b में, वो बिलोंग करता है किस में, b में। फिर से दोबारा समझिए, सुन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई b सेट है, ठीक है ना, उसमें आपके पास है y है और एक z है। मैं वेरिएबल समझाता हूँ, y है और z है। अगर सुन पावर सेट ऑफ b आप लिखेंगे तो पावर सेट ऑफ b क्या होगा, जल्दी से बताइए सोच के। एक होगा फाई, एक होगा y का सेट, एक होगा z का सेट, है ना, एक होगा क्या, yz का सेट, ऐसे कुछ होगा ना, और इसका मैं क्या बना दूंगा, सेट बना दूंगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर y बिलोंग करता है b में, ये y b में बिलोंग करता है, तो क्या यही y पावर सेट ऑफ b में बिलोंग करेगा, क्या नहीं बिलोंग करेगा। मेरी बात समझिए, y का जब मैं सेट बना दूंगा, देखिए y मैंने बोला बिलोंग्स टू b, y का जब मैं सेट बना दूंगा, जब y का सेट बना दूंगा, देखिए y का मैंने सेट बना दिया, वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b में, वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b में। और सुन, इसी y के सेट को ना हम कुछ एक सेट बोल देते हैं, क्योंकि एक सेट है ना, तो इसको कुछ बोल देते हैं, कैपिटल y बोल देते हैं। आप कैपिटल ए बी मत बोलिए, बस ए बी पहले से है, कुछ भी बोल लीजिए, तो हम कैपिटल y बोल देते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, कैपिटल y ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। और अगर वो पावर सेट ऑफ b में है तो पक्का वो पावर सेट ऑफ a में भी होगा, बिकॉज पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। मैं बोलूँगा y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। आपको ये तो पता ही है क्यों, बिकॉज पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, पावर सेट ऑफ b। आपको पहले से दिया हुआ, देखिए आपको एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं करना है पहली बात तो, बिकॉज आपको पता है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एग्जाम्पल लेके हम ट्रू नहीं प्रूफ करते, गलत प्रूफ कर सकते हैं लेकिन सही प्रूफ नहीं करते। अब इसी का स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन आपको लेना है। कैसे रिफ्लेक्शन, मैंने आपको समझाया। अगर जो एलिमेंट b में था, y बिलोंग्स टू b था, तो कैपिटल Y जो इस y का सेट मैंने बनाया, जिस y का सेट बनाया वो पावर सेट ऑफ b में है, ठीक। अब y का सेट अगर पावर सेट ऑफ a में, तो पक्का जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या था, स्मॉल y, वो पक्का बिलोंग कर रहा होगा किस में, a में।
उल्टा समझना है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या दिख रहा है, जो बी में है वो ए में है, तो वाई लिखिएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, सॉरी बी इज सबसेट ऑफ ए, जो बी में था वही ए में है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। मेरी बात समझिए, देखिए आप इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स और इस स्टेटमेंट से क्या आपने प्रूफ किया, आपने क्या बोला, पहले ए के सारे एलिमेंट बी में, फिर आपने बोला बी के सारे एलिमेंट ए में, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी, सॉरी देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी। मैं आपको एक बार दोबारा जल्दी से रिकैप कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोई एक एलिमेंट x माना वो a में माना, कोई एक एलिमेंट x माना वो a में, तो डेफिनेटली आपको पावर सेट की हेल्प से करना है, तो यहाँ पावर सेट तो लाना ही लाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो एलिमेंट पावर सेट में नहीं होगा, मेरी बात समझ, अगर मैंने 1 देखो a में बोला तो 1 पावर सेट, देखो 1 पावर सेट ऑफ ए में कहाँ है भाई, 1 का जो एक सेट बना है ना वो पावर सेट ऑफ ए में है, और 1 का जो सेट बना उसको मैंने कैपिटल X बोल दिया, तो मैंने बोला कैपिटल X जो है वो बिलोंग करता है किसमें, पावर सेट ऑफ ए में। और आपको पता है पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट को मैंने बस इस तरह लिख दिया, जहाँ पावर सेट ऑफ ए तो वहाँ मैंने पावर सेट ऑफ बी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल X जब पावर सेट ऑफ बी में है, कैपिटल X जब पावर सेट ऑफ बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पावर सेट ऑफ बी है, ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ बी आया कहाँ से, बी से आया होगा, मतलब ये एलिमेंट सारे आए कहाँ से होंगे, बी से आए होंगे, मतलब इनका जब सेट निकालूंगा, जब इसका सेट हटाऊंगा तो जो अंदर वाला एलिमेंट 1 है ना, तो इसमें पक्का वो किस में होगा, बी में भी होगा। तो वही मैंने बोला कि जो x होगा वो पक्का बी में भी, x पहले a में था वही x बी में हो गया, तो a सबसेट ऑफ b हो गया। इसी तरह मैंने अपोजिट माना कि कोई एलिमेंट y था वो b में था, तो y का जो सेट बनाऊंगा स्टूडेंट्स, y का सेट मैंने कैपिटल सेट, देखो ये कैपिटल सेट है ये, ठीक है ना, एक सेट है, ये एक एलिमेंट है, स्मॉल y इज एलिमेंट या स्मॉल x इज एलिमेंट, आप ऐसे लिख सकते हो, x एंड y जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, और जो कैपिटल X और कैपिटल Y है ना, ये क्या है, सेट है, ये क्या है, सेट। सॉरी मैंने आपको समझाया, ज़्यादा कॉपी गंदी हो गई, बट आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है ना। आपको इधर की चीज़ सारी लिखनी है, इधर की चीज़ नहीं लिखनी है, मैं एक एक डिटेल आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहा हूँ, रटवाना नहीं, मुझे मेरा काम रटवाना आपको नहीं है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मेरी गारंटी आपको कंफर्म समझ आएगा। प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर समझ आया, ठीक है। तो सेम उसी तरह से मैंने यहाँ भी वही फॉलो किया, तो मैंने यहाँ प्रूफ किया ए सबसेट ऑफ बी, मैंने यहाँ प्रूफ किया बी सबसेट ऑफ ए, तो आपने क्या देखा, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए इज इक्वल्स टू बी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कुछ दो सेट ए और बी है, तो आपको क्या दिया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये ट्रू होगा, जस्टिफाई योर आंसर। सुन ये जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, अगर मैं किसी एक एग्जांपल से इसको फॉल्स प्रूफ कर दूँ तो ये फॉल्स होगा। देखिए क्यों फॉल्स है मैं आपको समझाता हूँ। पावर सेट ऑफ ए है और ये क्या है, पावर सेट ऑफ बी है, ठीक है ना। पावर सेट ऑफ ए में जो भी ए के एलिमेंट होंगे वो पावर सेट ऑफ ए में आएंगे, बी के होंगे वो पावर सेट ऑफ बी में आएंगे। और ये जो ए यूनियन बी स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी जब हम करेंगे ना, तो ए यूनियन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आएंगे, ए में होगा बी में होगा, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आएगा। और उस एक्स्ट्रा का जब हम सबसेट बनाएंगे ना, कि पावर सेट है ना, तो उस एक्स्ट्रा का अगर हम सबसेट बनाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी जो इस यूनियन में आपको नहीं मिलेंगे। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ए लिया, उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया स्मॉल ए, एक सेट बी लिया, उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया स्मॉल बी, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ रही है ना। पहले मैं निकालता हूँ पावर सेट ऑफ ए। देखिए पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, एक फाई होगा और एक ए होगा, बताइए आपको, एक फाई होगा और ए होगा, इसका मैं क्या ले लिया, सबसेट। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, सबसेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या होगा जल्दी से बताइए, एक फाई होगा और एक क्या होगा, इसमें बी होगा। आप चाहो तो दो सेट के एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब पहला देखिए स्टूडेंट्स LHS क्या लिखा हुआ है। LHS लिखा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। देखिए इसमें क्या आ रहा है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का स्टूडेंट जब यूनियन लेंगे तो फाई तो दोनों में है, तो फाई एक बार आएगा, ठीक है। अब देखिए ए आया एक बार ये ए आया और एक बार क्या आया, ये बी आया। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता था, ये आपका पास आ गया RHS। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से क्या लिखा है, ए यूनियन बी का पावर सेट। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी, मैं यही समझा रहा था स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी आप जब निकालेंगे ना तो ही एलिमेंट बढ़ जाएंगे। देखिए ए यूनियन बी में आपके पास क्या आ गया, ए आ गया और बी आ गया, ये ए था ये बी था, जब यूनियन लेंगे स्टूडेंट्स तो ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। अब इसका अगर पावर सेट ऑफ बनाते हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे, देखिए एक फाई आएगा, एक ए आएगा,
एक बी आएगा। बोलोगे यहाँ तक तो सही है, देखिए फाई आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है सबसेट्स लिख रहे हो ना, पावर सेट का मतलब क्या होता है, सबसेट्स का सेट। तो इसमें एक और चीज़ आएगी आपको याद आनी चाहिए, देखिए ये भी तो आएगा ना। तो क्या ये अपने ये LHS के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हमने देखा LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ऐसे बहुत बेसिक। लेकिन सुन, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ आप बता रहा हूँ, आप अपने एग्जाम देके आओगे, उसमें ज़रूरी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप उसको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना। मैं मानता हूँ थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, बिकॉज आपके लिए नया है, इसलिए आपको थोड़ी समझने में दिक्कत है, बट आई थिंक मैंने आपको डिटेल वे में समझाया है। आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स जो मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स में कराया था 14, 15, 16 में, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ और कुछ इंपॉर्टेंट लॉ मैंने कराए थे। अगर आपको वो तैयार होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए एकदम समझ लो बहुत ही सेकेंड्स में आप सॉल्व करने के काबिल बन जाओगे। प्लीज़ अगर उस अब लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया तो पहले आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए। चलिए सुनिए आपको क्या बोला, शो दैट एंड फॉर एनी सेट A एंड B। तो आपके पास कोई 2 सेट दिया है A एंड B, आपको ये 2 स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए पहला लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, देखिए A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसके RHS को सॉल्व करके हम A दिखा देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो RHS देखिए क्या लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है ना। अब एक बात बताइए बच्चों, आपने पता है A माइनस B को आप क्या लिखते थे? आपको पता है A माइनस B को लिखते थे कि X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। मैंने बोला ना, जो प्रूफ अगर आप देखे रहेंगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो सॉरी मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज ये चीज़ मैंने पीछे समझाई है, डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने आपको सारा कुछ बताया है। A माइनस B का स्टूडेंट्स मतलब हुआ X A में होगा लेकिन X B में नहीं होगा। अब बताइए स्टूडेंट्स, मैं इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूँ, X बिलोंग्स टू A एंड। अब बताओ, अगर आप भाई घर में नहीं हो तो कहाँ हो, बाहर हो, जैसे यूनिवर्सल सेट है। अब स्टूडेंट्स ये B में आप अंदर नहीं हो तो कहाँ हो, B के बाहर ही रहो। B के बाहर को क्या कहते हैं, B कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अगर X B में नहीं है भाई तो ढूंढो बाहर जाके, X बिलोंग्स टू कहाँ होगा, B का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ईजी है, समझ आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये एक लॉ है ये। A माइनस B को और क्या लिखते हैं, मैं अब आपको ये नई चीज़ बता रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से। मैंने बोला A माइनस B का मतलब वो X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। X बिलोंग्स टू A एज इट इज़ एंड एज इट इज़। अब मैंने बोला अगर X B में नहीं है तो कहाँ है, बाहर होगा, तो B के बाहर को क्या लिखते हैं, B कॉम्प्लीमेंट। अब इस स्टूडेंट्स अगर इस स्टेटमेंट को मैं कंबाइन करूँ तो क्या लिखूँगा, X बिलोंग्स टू A एंड का मतलब इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आपने एक चीज़ देखा कि A माइनस B को, ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए, A माइनस B को क्या लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये एक आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। A माइनस B को और क्या लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कोई पूछे B माइनस A को क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो भाई, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, है ना इजी, ठीक है। चलिए तो इसको लिखते हैं A इंटरसेक्शन B एज इट इज़ यूनियन एज इट इज़। इसके जगह मैं स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना इजी। अब देखिए कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक अलजेब्रा जानते हो तो आपको दिखेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लग रहा है, ये कंबाइन हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है। देखिए ए इंटरसेक्शन यहाँ भी है, इंटरसेक्शन यहाँ भी, तो मैं दोनों में से ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, बी बचेगा, यूनियन बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखा होगा उसको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं बच्चों थोड़ा ये क्या चीज़ है, ये कौन सी नई चीज़ है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा देखते हैं, समझ बात आ रही है ना। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैं एक एक्स्ट्रा पेज पे करता हूँ, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा ये आपका। देखिए बच्चों ये क्या लिखा है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखता हूँ बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये बी है फॉर एग्जांपल, ये सेट बी है और ये बाहर वाला क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बोला है यूनियन, यूनियन मतलब स्टूडेंट्स दोनों को लेना है, दोनों में से कुछ भी वो लेना है। इंटरसेक्शन कॉमन होता है, मतलब
वो एरिया जो एक ना एक बार शेड हुआ हो। तो बी कितने बार, देखो बी मैंने एक बार शेड कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने एक बार शेड किया। स्टूडेंट्स अब देखो कोई एरिया क्या छुट्टी, क्या पूरी एरिया आ गई ना। कौन सी पूरी एरिया आ गई, पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो आ गया ना। ठीक है, पूरा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट ही आ गया। मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। आपको एक नया चीज़ क्या मिला स्टूडेंट्स, आपको एक तो यहाँ नया चीज़ ये मिला, फिर आपको दूसरी क्या नई चीज़ मिली कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। कोई पूछे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। बहुत ईजी है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब बताओ स्टूडेंट्स, बच्चों छोटी सी बात है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसमें एक ए है, पूरे यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन क्या है। देखिए वो एलिमेंट जो 2 बार शेड हुआ हो, तो पूरे यूनिवर्स को एक बार शेड कर दो और एक बार ए को शेड कर दो। कौन सा एरिया स्टूडेंट्स 2 बार शेड हुआ, ए ही तो 2 बार शेड हुआ ना। तो कॉमन एरिया क्या है, ए ही तो है ना। दोनों में कॉमन एरिया क्या है, ए है। मेरी बात समझ आ रही होगी ना आपको। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ आपके पास, ए हुआ। तो ये भी एक नया फॉर्मूला निकला, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, ए हुआ। प्लीज़ समझिएगा इसको स्टूडेंट्स, ज़बरदस्ती नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल लेके भी इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, उसमें है 1 2, एक यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लिया 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो, दोनों का बताओ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लोगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 1 2 ही तो आ रहा है ना। देखिए 1 2 और 1 2 ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं जगह सेट ए लिख सकता हूँ। तो आपने क्या देखा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू व्हाट, ए। ठीक है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ए। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझने वाली चीज़ें थी ये। 2 आपने नए फॉर्मूलाज यहाँ देखे, 3 नए फॉर्मूलाज आपने देखे जो आपको यूज़ में आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं। स्टूडेंट्स क्या लिखा था, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही तो लिखा हुआ है ना, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हाँ बिल्कुल सही लिखा है क्वेश्चन, नहीं तो एक छोटी सी क्वेश्चन की वजह से गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये यूनियन एक बार इसके साथ भी रहेगा, एक बार इसके साथ। मैं इसको LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ, LHS को। तो क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए। मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, कैसे करूँगा, ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी, ठीक है। या स्टूडेंट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इस माइनस को चेंज करिए। तो देखिए आपको मैंने भी जस्ट बताया था, अभी पीछे मैंने प्रूफ भी किया है कि बी माइनस ए को और क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। कैसे, मैं दोबारा करता हूँ, कोई बात नहीं। बी माइनस ए के स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यही तो मतलब हो ना, बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड जो ए में नहीं होगा स्टूडेंट्स कहाँ होगा, जो घर में नहीं होगा वो बाहर होगा। मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। भाई घर में नहीं है तो बाहर होगा, बाहर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए बी इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब इसमें जो बी माइनस ए है ना, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस लाइन को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए यूनियन, ठीक है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, हम पहले माइनस को हटाएंगे यहाँ से। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे, एक बार ये इसके साथ, मतलब ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन एज इट इज़। फिर एक बार ये इसके साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी आपको स्टूडेंट्स मैंने पीछे भी प्रूफ किया था। ठीक है, याद करिए, पीछे आपको प्रूफ किया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो होगा ना। फिर से दोबारा समझना है, कोई नहीं, हम समझाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपने एक ए लिया था, आपने यूनिवर्सल सेट लिया था। ठीक, आपने एक ए लिया था, आपने एक ए लिया था, आपने एक यूनिवर्सल सेट ए लिया था। ठीक, अब आप क्या करो, दोनों का यूनियन करो, दोनों का यूनियन लो ना भाई। आपको यहाँ पे यूनियन लेना है दोनों का। चलिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सॉरी मैं गलत बोल दिया, देखिए ये वाला चीज़ है, एक ए है और एक ए कॉम्प्लीमेंट है। ये ए है, अंदर वाला ए है, बाहर वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें यूनिवर्सल का मतलब होता है दोनों। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, दोनों। ए में भी हो, बाहर भी हो, मतलब आप चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, मतलब आप कहाँ हो स्टूडेंट्स,
पूरे यूनिवर्स में ही तो घूम रहे हो, चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, पूरे यूनिवर्स में ही घूम रहे हो। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ भी समझाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा यूनिवर्सल सेट। तो अब क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब चलो इसको देखते हैं क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिख देना कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या लिखा, यूनिवर्सल सेट। ये साथ में लिखते हुए चलना। चलिए अब समझते हैं कि इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को, तो सबसे पहले सेट बनाइए, एक सेट ए बनाइए, एक सेट बी बनाइए। देखिए ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी कहाँ है, देखिए थोड़ा जल्दी से, ये है ना ए यूनियन बी। अब आपको कॉमन लेना है किसमें से, यूनिवर्सल सेट में। देखिए पूरे यूनिवर्स में से ही, शेड करने की जरूरत नहीं, पूरे यूनिवर्स में। और इसमें कॉमन क्या है भाई, यही तो है रीज़न, कॉमन दोनों में है। देखिए ये तो खुद में है ही, और पूरे यूनिवर्स में भी तो पड़ा हुआ है ना। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए मैं बोलूँ 2 बार शेड करो, ए यूनिट बी को मैंने शेड कर दिया, यूनिवर्सल को शेड करो, देखिए यूनिवर्सल को शेड कर दिया। कौन सा स्टूडेंट्स एरिया 2 बार शेड हुआ, ये वाला एरिया 2 बार शेड हुआ ना। देखिए ये एरिया कौन सा, ए यूनियन बी, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट का ना किसी के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट ही आ जाएगा। मैं बोलूँ अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए आएगा। मैं बोलूँ बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो क्या आएगा, बी आएगा। कुछ भी ले लो वही आएगा आपके पास रिजल्ट में। तो इसका क्या आएगा, ए यूनियन बी। और ये देखिए आपके RHS के इक्वल है। ध्यान से देखिए ये आपके RHS के इक्वल है, ठीक है ना। आपको बातें समझ आ गई, अच्छे से प्रूफ समझ आ गया, ठीक है। मैं पहले दोबारा एक बार समझाता हूँ। मैंने इस चीज़ को पहले ब्रेक किया, ए माइनस बी को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया किस तरह, एक बार इसको इसके साथ, फिर इंटरसेक्शन, एक बार इसको इसके साथ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। याद नहीं करना है, समझना, याद नहीं करना। याद कराना हो तो मैं आपको बहुत पहले याद करा दिया होता। इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। और सुन, यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो यूनिवर्सल सेट का ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन लिए तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, ए यूनियन बी। और आपको क्या प्रूफ करना था, ए यूनियन बी। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट, पहला आपको शो करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। पहला शो करते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। LHS लेके इसको ए प्रूफ कर देते हैं। तो LHS क्या लिखा, बहुत ईजी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो आप अगर डायरेक्टली देखो तो इसका अगर वेन डायग्राम स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्टली इसका वेन डायग्राम बनाओ तो ये प्रूव्ड है। कैसे प्रूफ है आप समझिए। मैं इसको इसके जगह पे वेन डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। देखिए ये ए है, ये बी है। अब देखिए 2 चीज़ का आपको यूनियन लेना है, एक ए का लेना और एक इंटरसेक्शन बी का लेना है। ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, एक बार ये शेड हो गया, ठीक। और एक बार ए को शेड कर दो, ए को देखो ये फॉर एग्जांपल ये ए है तो एक बार ए को पूरा शेड कर दो। स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब होता है वो एरिया जो एक ना एक बार शेड हुई हो। मेरी बात समझ आ रही है ना। यूनियन का मतलब वो होता है वो एरिया जो एक ना एक बार शेड हुई हो। देखो आप कौन सी एरिया एक शेड हुई है, ये भी शेड हुई है, ये भी शेड हुई है, तो ये कौन सा है, पूरा ए है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पूरा ए ही आएगा। वेन डायग्राम को तो डायरेक्टली आप दिखा सकते हो। अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना, ठीक है। यूनियन को एक बार ए के साथ, फिर इस यूनियन को एक बार बी के साथ, बहुत ईजी है। देखिए सुनिए, ए यूनियन ए, किसी सेट का यूनियन सेट उसी के सेट करेंगे तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा ना। समझने वाली बात है, किसी ए सेट का यूनियन अगर आप उसी सेट के साथ करेंगे तो सुनिए क्या आएगा, ए ही आएगा। और यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन, बगल में क्या है, ए यूनियन बी। अब देखो चाहे इसको आप प्रूफ करो चाहे इसको प्रूफ करो, बात तो एक ही है। अब ये क्या लिख दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है। इसको थोड़ा बनाइए, क्या लिखा है, देखिए थोड़ा सा, ए यूनियन बी ये पूरा हो गया। बोल रहा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए को एक बार शेड कर दो। इंटरसेक्शन का मतलब इसमें वो एरिया जो दोनों में 2 बार शेड हुई। देखिए ये ए वाली एरिया 2 बार शेड हुई है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ए। मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, ए। तो मैं आपको समझाया ना, ऐसा प्रूफ आता नहीं है, बहुत ईजी है। वेन डायग्राम से आप समझ जाओ तो ठीक है ना। तो आपने प्रॉपर्टी बस लगाई है। प्रॉपर्टी क्या लगाई, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, फिर आपने बोल दिया ए यूनियन बी, ए की वैल्यू ए है। और समझने वाली बात है, इसमें अगर समझोगे तो फर्स्ट स्टेप में आप इसका आंसर आई थिंक लिख सकते हो। सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए। चलिए मैं इसको भी वेन डायग्राम से दिखाता हूँ। अभी आपने जस्ट भी इसको प्रूफ किया स्टूडेंट्स, आपने देखा इसको आपने जस्ट प्रूफ किया अभी, ठीक। मतलब हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, देखिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी। 1 मिनट, ए यूनियन बी देखिए क्या है, ये रहा ए यूनियन बी, और ये ए है, ए ये रहा ए। तो
इंटरसेक्शन का मतलब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, वो एरिया जो दोनों में शेड हुई है। देखिए यही एरिया दोनों में शेड हुई है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, डायरेक्टली वेन डायग्राम से दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो यूनियन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। मतलब इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ भी है, समझ बात आ रही स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, फिर क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। समझदार हैं आप। और ए इंटरसेक्शन ए किसी का, देखिए अगर आप ए यूनियन ए लेंगे तो भी रिजल्ट ए आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए लेंगे तो भी रिजल्ट ए ही आएगा। तो इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट कितना है, ए यूनियन बी। अभी आपने इस चीज़ को ए जस्ट प्रूव किया था, आपको याद आ रहा, पिछला क्वेश्चन यही था स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से आप, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, आपने इसको ए प्रूव किया था, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको भी तो ए, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ए ही होगी, है ना। बहुत इजी प्रूफ है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, 9 तक समझ आ गया। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। मतलब क्या बोल रहा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हो गया, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये ट्रू कर देंगे, इसको फॉल्स चेक करेंगे, ठीक। तो एक सेट कोई ए स्टूडेंट्स लेते हैं और ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को हमें इक्वल दिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ले लिया स्टूडेंट्स 1 2 3 ले लिया मैंने, हाँ चलिए 1 2 3 4 ले लिया मैंने ए में। बी में स्टूडेंट्स मैं कुछ ले लेता हूँ जो दोनों में मुझे इंटरसेक्शन चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं इसे ले लेता हूँ 3 4 5 6, ठीक। एक सेट सी ले लेता हूँ, ठीक। अब पहली बात, ए इंटरसेक्शन बी आप पहले निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में स्टूडेंट्स कॉमन क्या एलिमेंट है, 3 4, तो क्या कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, 3 4। अब डेफिनेटली आपको बोला है ना ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा, तो पक्का आपको ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या लाना है, 3 4 ही लाना, तभी तो आप पहला चीज़ प्रूव करोगे ना। मतलब आपको ये शो करना है ये चीज़ है, तो ये ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट इम्प्लॉय, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन सी आपको ऐसा लिखना है कि उसमें 3 4 रहे, सी आपको ऐसा लिखना है उसमें 3 4 रहे, तो बस सी में 3 4 डाल दे रहा हूँ। और बगल में क्या गया 5 6 नहीं डाला, कुछ और डाल दो, 7 8 डाल दो, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा डाल दो। अब देखो स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी 3 4 है, बी इंटरसेक्शन सी देखिए 3 4 है, तो क्या इन ये जब दोनों केस इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जब इक्वल है, तो क्या बी और सी आपको इक्वल दिख रहा है, क्या देखिए ध्यान से, बी और सी इक्वल दिख रहा है क्या, बी और सी में बस 2 ही एलिमेंट तो इक्वल दिख रहा है ना, क्या इधर 5 6 इधर क्या है 7 8 है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं बट इक्वल सेट नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट स्टूडेंट्स मतलब होता है कि इसमें भी 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, लेकिन इक्वल सेट का मतलब होता है जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। देखिए इसमें 5 6 है बट इसमें 5 6 नहीं है, तो बी और सी इक्वल नहीं है। बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। हमने क्या देखा, ये दोनों तो इक्वल है बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। मेरी बात समझ आ रही ना, कोई डाउट किसी को? तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमने जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करना, ये आपने शो किया, नीड नॉट इम्प्लाई, ये ज़रूरी नहीं कि बी इज़ इक्वल्स टू सी रहे, तो हमने बोला बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, ये चीज़ तो है बट ये चीज़ नहीं है। मेरी बात समझ आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर आपने देखा था 6 था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, लेट ए एंड बी सेट्स इफ़, आपको ये गिवन दी हुई एक चीज़, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 5, मतलब ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, ठीक है। एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, आपको ये भी एक चीज़ गिवन है फॉर सम सेट एक्स कोई दूसरा सेट है, शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। आपको क्या शो करना है, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कभी भी ऐसी कोई कंडीशन दी हो तो हमेशा हम याद रखेंगे, एक बार दोनों साइड इंटरसेक्शन ए ले लेंगे, दोनों साइड एक बार इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का हेल्प लेंगे। तो हम पहले मानेंगे स्टूडेंट्स, क्या आपको दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, पहले दोनों साइड इंटरसेक्शन ए ले लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन ए बोथ साइड, चाहे आप पहले ले लीजिए चाहे आप बाद में लीजिए, चाहे आप पहले इंटरसेक्शन ए लीजिए चाहे आप बाद में लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। चलिए मैं बाद में ही ले लेता हूँ, इंटरसेक्शन ए लिखा हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए यूनियन एक्स था और यहाँ क्या था, बी यूनियन एक्स था, है ना। देखिए यहाँ भी इंटरसेक्शन ए हो गया और यहाँ भी इंटरसेक्शन ए हो गया, देखिए
मेरी बात समझ आ रही है ना। अब इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। एक बार ये इंटरसेक्शन इसके साथ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, है ना, यूनियन। फिर क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए, एक्स इंटरसेक्शन ए, है ना। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, एक्स इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में आपने देखा स्टूडेंट्स। अब आप देखो पहले से कुछ दिया हुआ है आपको कि ए इंटरसेक्शन एक्स या एक्स इंटरसेक्शन जो ए है वो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 5। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन ए। मैंने आपको बताया किसी का इंटरसेक्शन उसी के साथ लोगे तो वो ए ही आएगा। तो यहाँ क्या आया, ए आया। यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेक्शन। आई थिंक मैंने सारा कुछ सही लिखा है। ए यूनियन एक्स था, बी यूनियन एक्स था, मैंने इंटरसेक्शन ए बोथ साइड लिया, इंटरसेक्शन ए। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सब कुछ सही है। तो यहाँ क्या आ गया, ए। सुन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 5, क्योंकि आपको पहले से पता है एक्स इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या, देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स या एक्स इंटरसेक्शन ए, बात तो एक ही, उसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो एक्स इंटरसेक्शन ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है सुन देखिए, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, 5 यूनियन 5। देखिए 5 है तो 5 तो किसी का भी 5 के साथ अगर यूनियन करेगा ना तो कोई असर नहीं पड़ता है। 5 का मतलब क्या है, कुछ नहीं। 5 का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो ए का यूनियन 5 के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। मेरी बात समझिए सुन, कोई दूसरा सेट रहता तो उस सेट में कोई एलिमेंट होते तब ना मैं उसको कंबाइन करके लिखता। जब 5 में कुछ है ही नहीं तो हमारा ए एज इट इज़ बना रहेगा। एज इट इज़ हमारा 5 में कुछ है ही नहीं तो हमारा बी एज इट इज़ बना रहेगा। तो यहाँ रहेगा बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मेरी बात समझ आ रही है ना। अच्छा सुन, मैं अगर पूछूँ, देखिए यहाँ पे ही सॉल्व करके रख दी, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूछूँ इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बोल रहा है ए के बराबर, मतलब इसमें ध्यान से देखिएगा, ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में, तभी तो ए के बराबर है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो ए पार्ट है। इसको हम और चाहे तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई नहीं। लेकिन आपको फॉर योर नॉलेज में बताऊँ तो इसको लिखते क्या है, आपको समझना चाहिए, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने ये चीज़ पहले प्रूव की, इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया। अब इसी इक्वेशन को दोबारा लेते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, और क्या लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड। देखिए ऐसा कभी भी केस है स्टूडेंट्स, आपने एक और क्वेश्चन ऐसे देखे थे, मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है वो किस कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तो उसमें भी ऐसे ही हम दोनों साइड एक बार ए इंटरसेक्शन लिए थे, एक बार बी इंटरसेक्शन लिए थे। ठीक है, टेकिंग इंटरसेक्शन बी, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड। चलिए लेते हैं, देखिए ए यूनियन एक्स के बगल में क्या, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स के बगल में क्या स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन बी। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, एक्स इंटरसेक्शन बी। समझ बात आ रही है ना। इसको भी बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। बात समझ आई। फिर से देखिए सुन, एक्स इंटरसेक्शन बी, एक्स इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 5। बी इंटरसेक्शन एक्स बोलिए चाहे एक्स इंटरसेक्शन बी बोलिए, उसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, बी, किसी का भी किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आएगा, और इसका मतलब क्या हुआ, 5। अब इसमें किसी का भी 5 के साथ यूनियन लेंगे तो 5 में कुछ है ही नहीं, तो यही आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, बी। देखिए दिस इज सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ले लिखो, बात ही एक ही है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। बात समझ आई स्टूडेंट्स अच्छे से। अब देखिए दूसरे तरीके से इसको और क्या बोल सकते थे, मैंने बोला ए के सारे एलिमेंट बी में है और इसकी वैल्यू बी आ रही है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी आ रही है, मतलब ए के बी की सारी वैल्यू स्टूडेंट्स ए में है, तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन बी आ रहा है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी सबसेट ऑफ ए। अब देखो ऐसे भी दिख रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तभी तो ए इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, बी। तभी तो ए इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, बी। आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। लेट फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्पिटी सेट। नॉन इम्पिटी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ आता हो, बी इंटरसेक्शन में सी में भी कुछ ना कुछ आता हो, और ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ ना कुछ आता हो, वो इम्पिटी ना हो, वो नॉन इम्पिटी हो। ठीक है, सेट एंड
आपको ये मतलब आपको एक 3 सेट ऐसा लिखना है स्टूडेंट्स, आपको एक सेट ए, आपको एक सेट बी और आपको एक सेट सी ऐसा लिखना है ना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मेरी बात समझिएगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो कुछ आ जाए, बी इंटरसेक्शन सी निकालूँ तो भी कुछ आ जाए, ए इंटरसेक्शन सी निकालूँ तो भी कुछ आ जाए, लेकिन अगर तीनों का इंटरसेक्शन निकालूँ तो 5। बहुत ईजी है। कैसे देखिए, मैं इसमें स्टूडेंट्स ले रहा हूँ 1 2 एलिमेंट, इसमें ले रहा हूँ 2 3, इसमें ले रहा हूँ 3 4। देखिए ध्यान से 3 4 नहीं लेना, इसमें 3 2 ले लीजिए, 3 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 3 1, क्योंकि आपको ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन थी क्या? ए इंटरसेक्शन बी। निकालते हैं इंटरसेक्शन बी। देखिए ए और बी में कोई कॉमन है क्या? देखिए 2 है ना, तो इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 2, एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट है। मेरी बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, इसको आप सेट में लिखिएगा। हाँ, इसको सेट में लिखिएगा। चलिए अब निकालते हैं क्या? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, चलिए बी और सी में स्टूडेंट्स देखिए कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसमें क्या आ गया? 3 आ गया, एंड 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब ए इंटरसेक्शन सी को भी ट्रू करना है, ये तो ट्रू होगी, हम वही सोच के तो लिखे ही थे। ए और सी में देखिए कुछ कॉमन है, 1 कॉमन है ना। देखिए दोनों इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 1, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये भी नॉन एम्प्टी सेट। देखिए ये कंडीशन वेरीफाई होगी ना, नॉन एम्प्टी सेट। अब आपको क्या चेक करना है कि ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, तो हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट्स कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो तीनों में है? देखिए 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, कोई एक एलिमेंट भी नहीं है जिसमें, तो इसको क्या बोलेंगे? 5। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5, मतलब ये क्या आ गया? एम्प्टी सेट। बस हमें यही तो शो करना था। कोई ऐसा आपको लिखना था, फाइंड सेट ए बी सी, मतलब कोई एक 3 ऐसा सेट लिखना था जो इस कंडीशन को वेरीफाई करे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 to 12 को डिस्कस किया, जिसमें आपने प्रूफ के कुछ जो क्वेश्चन देखे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रूफ के बेसिस पे, और जो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ कराया था प्लीज़ उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ के कॉन्सेप्ट को आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 के बाद के क्वेश्चन पर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।